हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि ना कि सिर्फ पेरेंट बल्कि हर किसी को पता होना चाहिए, विच इज़ वैक्सीनेशन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बेसिकली वैक्सीनेशन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो कैसे हेल्प करता है बच्चों को फाइट करने में। इसके अलावा लिस्ट ऑफ वैक्सीनेशन जो कि बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि वैक्सीनेशन के बाद आप बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं जल्दी रिकवर करने में। तो वीडियो अगर पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा इसको शेयर कीजिए हर किसी के साथ ताकि उनको इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली वैक्सीनेशन क्या होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और वो कैसे बच्चों को हेल्प करता है। तो बेसिकली वैक्सीनेशन में क्या होता है कि जो भी आपकी बीमारी का वैक्सीनेशन है उसकी एक बहुत ही स्मॉल डोज डिपेंडिंग ऑन द एज एंड सीवियरनेस बच्चे को या जिसको भी वैक्सीनेशन लग रही है उसको दी जाती है। और जो हमारी बॉडी है वो उस छोटी सी डोज से फाइट करने के लिए अपने आप को रेडी करती है, एंटीबॉडीज जनरेट करती है, इम्यूनिटी डेवलप करती है। जैसे ही बॉडी को एक छोटी सी डोज मिलती है उस बीमारी की, तो बॉडी को समझ में आता है कि जब भी कोई इस टाइप का वायरस या इस टाइप का इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आएगा तो बॉडी को कौन से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने हैं, उसको कैसे उन एंटीबॉडीज से फाइट करना है और एक काइंड ऑफ बॉडी की मेमोरी में वो चीज़ रजिस्टर हो जाती है। तो इस तरीके से वैक्सीनेशन बच्चों को हेल्प करता है फ्यूचर में होने वाली बीमारियों से। और इसकी इम्पॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि अगर ऐसी कोई बीमारी बच्चों को होती है, क्योंकि वैक्सीनेशन जनरली ऐसी बीमारियों के होते हैं जो बहुत ही काइंड ऑफ जानलेवा या बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं फॉर द लाइफ। उनसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, उन सब चीज़ों को से बॉडी को रेडी करने के लिए वैक्सीनेशन देना बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है काफ़ी लोगों का कि अगर आपको किसी भी चीज़ का वैक्सीनेशन लग गया है तो क्या ये इस बात की श्योरिटी है कि आपको बीमारी नहीं होगी? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने किसी चीज़ का वैक्सीनेशन ले लिया है तो ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी होगी या नहीं होगी। बस डिफरेंस ये आता है कि अगर कभी आपको वो बीमारी हुई तो उससे जो होने वाले रिस्क हैं वो बहुत ही मिनिमम होंगे। आपकी लाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बॉडी को पता है कि उन चीज़ों से कैसे रिकवर करना है, कैसे फाइट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम निमोनिया लें तो निमोनिया के आपके वैक्सीन लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को कभी निमोनिया नहीं होगा, बट इसका मतलब ये है कि वो निमोनिया इतना सीवियर नहीं होगा क्योंकि बॉडी को पता है कि उस निमोनिया से कैसे फाइट करना है, कैसे उसके लिए इम्यूनिटी बिल्ड करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये आता है जो आपने बहुत सुना होगा कि कुछ वैक्सीन्स होती है वो ऑप्शनल होती हैं बट कुछ मैंडेटरी होती हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा? तो देखिए, हर कंट्री में अपना जो उनका पास्ट में एक्सपीरियंस रहा होता है उसके बेस पे वो कुछ ऐसी बीमारियां, ऐसी वैक्सीनेशंस को चार्ट आउट करते हैं जिनसे वो चाहते हैं कि कंट्री में हर किसी को सेफ्टी मिले ही मिले। जैसे कि फॉर एग्जांपल पोलियो है तो पोलियो ड्रॉप्स गवर्नमेंट उसको फ्री कराती है रेगुलर टाइम टू टाइम बिकॉज दे वांट कि कंट्री में किसी को भी पोलियो ना हो। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑप्शनल होती हैं। जैसे निमोनिया की वैक्सीन है तो निमोनिया की वैक्सीन गवर्नमेंट की साइड से मैंडेटरी नहीं होती है क्योंकि निमोनिया जो है वो इतने बड़े लेवल पे नहीं फैला हुआ है, या इसके अलावा निमोनिया को क्योर करना कंपैरेटिवली ईजी होता है, उसकी दवाइयाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इस बेसिस पे इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जिनके बेस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी वैक्सीनेशंस मैंडेटरी हैं, कौन सी वैक्सीनेशंस ऑप्शनल हैं। जो भी मैंडेटरी है गवर्नमेंट की साइड से वो आपको हर जगह मिलेंगी, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में, हर जो नॉर्मल डॉक्टर के क्लिनिक होते हैं जो लोग वैक्सीनेशन लगाते हैं उन सब डॉक्टर्स के पास। जो ऑप्शनल होती हैं वो आपको हर जगह पे नहीं मिलती हैं, वो आपको कुछ क्लिनिक या कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही जाके लगवानी पड़ती हैं। और ऑप्शनल वाले लगवाना अच्छा रहता है सो दैट कि उन बीमारियों से भी बच्चों को सेफ्टी या इम्यूनिटी मिल जाए। तो गवर्नमेंट के हिसाब से आप जो लगवा सकते हैं वो तो लगवानी ही है, आपको मैंडेटरी है। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है, ऐसी फैसिलिटी है, तो ऑप्शनल वाली लगवाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे आपके बच्चे को कुछ सर्टेन बीमारियों का रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा।
ना इसी पॉइंट पे एक क्वेश्चन ये भी आता है काफ़ी लोगों का कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें गवर्नमेंट से ही लगवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, हमें प्राइवेट से ही लगवानी चाहिए। तो इस पे मेरा आंसर मैं आपको बताती हूँ। जैसे दर्श जब लाइक स्टार्टिंग फॉर लाइक 2 to 3 मंथ्स हम लोग अपने इन लॉज के यहाँ पर ही थे दर्श को लेकर, तो वहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल था वो काफ़ी दूर था, तो जहाँ पे हम वैक्सीनेशन लगवा सकते थे, तो जिसकी वजह से हमने जो इनिशियल 3 मंथ्स के वैक्सीनेशन है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही लगवाए। उसके बाद जब हम यहाँ पर आ गए तो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे पास में नहीं है, प्राइवेट हमारे पास में है, तो यहाँ पे हम प्राइवेट में लगवाते हैं वैक्सीनेशन। तो एज सच कोई डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस बस एक ही चीज़ का होता है कि गवर्नमेंट में आपको जो पेनलेस और जो ऑप्शनल वैक्सीनेशन होते हैं वो नहीं मिलेंगे, और प्राइवेट में आपको सारे मिल जाएंगे। तो अगर आप कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो मैंडेटरी वैक्सीनेशन हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं वो आप वहाँ लगवा सकते हैं, और जो ऑप्शनल है वो आप बाहर से लगवा सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में या जो डॉक्टर्स के क्लिनिक पे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट दोनों ही टोटली इफेक्टिव होते हैं, दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नाउ मैंने एक वर्ड मेंशन किया पेनलेस, तो पेनलेस और पेनफुल बेसिकली होता क्या है, तो देखिए अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो हर टाइप के वैक्सीनेशन से बच्चों को दर्द होता है, जिनसे बुखार आना होता है उनसे बुखार भी आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने पेनलेस लगवाया है तो दर्द नहीं होगा, या पेनफुल लगवाया तो दर्द ज़्यादा होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि पेनलेस इंजेक्शन एक तो कॉस्टली होते हैं, इसके अलावा जैसे लेट्स से बच्चे को 6 महीने पे 3 इंजेक्शन लगने थे, तो जो पेनलेस होते हैं उसमें तीनों की डोज एक बार में लग जाती है। जबकि पेनफुल में क्या होता है कि जैसे डॉक्टर ने लेट्स से आपको एक इंजेक्शन आज लगाया है, उसके 1-1.5 हफ्ते बाद वो दूसरा लगाएगा, या मे बी अगर पॉसिबल है तो दोनों सेम डे भी लगा सकते हैं, तो उस केस में बच्चे को 2 या 3 इंजेक्शन लगेंगे। बट इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है, दोनों काम सेम तरीके से करते हैं। अगर फीवर आना है तो दोनों में ही फीवर आएगा, और बच्चे को इंजेक्शन में जो दर्द होता है वो दर्द भी उसको होगा। तो ये टोटली डिपेंड्स कि आप अपने बच्चे के लिए कौन सा लगवाना चाहते हैं, पेनफुल या पेनलेस। उनकी सेफ्टी या इम्यूनिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ एक क्वेश्चन ये भी आता है जो कि आई थिंक लास्ट 1 ईयर में काफ़ी उसने लोगों को परेशान किया है कि अगर आप कोई वैक्सीनेशन मिस कर देते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, या फिर कोई ऐसा ऑप्शनल वैक्सीनेशन है जो पर्टिकुलरली लेट से 1 ईयर पे लगना था बट आपके चार्ट बुक में या वैक्सीनेशन चार्ट बुक में वो था ही नहीं, तो उस केस में क्या करें। तो उस केस में आपको पैनिक करने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट तो आप ये प्रेफर कीजिए कि जो भी वैक्सीनेशन आपके लगने हैं आपके बच्चे को अपने चार्ट के हिसाब से आप उसको ध्यान रखिए और टाइम पे ही उसको लगवाइए। बट अगर आपका वैक्सीनेशन मिस हो भी गया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे बच्चे को लेट से फीवर है तो फीवर में डॉक्टर मना करते हैं वैक्सीनेशन लगाने के लिए, अदरवाइज क्योंकि पता नहीं लगेगा कि बच्चे का जो बुखार है अगर वो गलती से अगर बढ़ जाता है तो पता नहीं लगेगा कि वो वैक्सीनेशन की वजह से बढ़ा है या वैसे ही बढ़ गया है। तो बुखार की वजह से भी काफ़ी बार वैक्सीनेशन डिले हो जाते हैं या ड्यू टू एनी रीज़न कि आप अवेलेबल नहीं थे, तो उस केस में अपने डॉक्टर से आप बात कीजिए। डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको वैक्सीनेशन किस तरीके से आप लगवा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल वैक्सीनेशन में काफ़ी सारे वैक्सीनेशन ऐसे भी होते हैं जो आप लेट से अगर आपने पहले मिस कर दिए थे तो बाद में उनकी सर्टेन डोज होती है जो डॉक्टर आपको बेटर सजेस्ट करेगा, वो लगवा सकते हैं। बट आप ट्राई कीजिए फर्स्ट प्लेस पे कि आप उनको टाइम टू टाइम लगवाते ही रहिए। नाउ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर अपने बच्चे को वैक्सीनेशन लगवा लिया है तो क्या लाइफ टाइम के लिए उसको इम्यून कर देता है। तो इसका आंसर है कि ये डिपेंड करता है वैक्सीनेशन टू वैक्सीनेशन। जैसे BCG है वो एक ही बार लगता है, जब बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल से वो लग के मिलता है, जिसका निशान भी हाथ पे रहता है कुछ दिन तक, तो वो लाइफ टाइम आपको बच्चे को इम्यूनिटी देता है। बट कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जैसे फ्लू का होता है, तो फ्लू का क्या होता है वो हर साल आपका रिपीट होता है, या कुछ ऐसे होते हैं जिनके बूस्टर्स लगते हैं, जैसे निमोनिया की 2 या 3 या 4 आई थिंक डोज लगती हैं। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि किस टाइप का वैक्सीनेशन है, वो डॉक्टर आपको बताएंगे। आपके चार्ट में भी लिखा होगा कि किन वैक्सीनेशंस को आपको बूस्टर लेने की या टाइम टू टाइम रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है, और वैक्सीनेशन कौन से ऐसे हैं जो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। जो लाइफ टाइम के लिए वैक्सीनेशन होते हैं वो बच्चे को या आपको वो लाइफ टाइम की ही इम्यूनिटी देते हैं। नाउ अब हम आ गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसका आई एम श्योर कि आप इस पूरी वीडियो में वेट कर रहे होंगे कि कौन कौन से ऐसे वैक्सीनेशन होते हैं जो आपको बच्चे को लगवाने चाहिए, या वैक्सीनेशन चार्ट। तो देखिए हमको ना हॉस्पिटल से ऐसा एक ये चार्ट मिला था, इसमें यहाँ पे साइड में सारे वैक्सीनेशन के नाम लिखे हुए हैं, इधर यहाँ पे एज लिखी हुई है, और यहाँ पे कि वो कौन सी डेट पे ड्यू है, कौन सी डेट पे उसको दिया है, जब वैक्सीनेशन दिया है तो बच्चे का वेट हाइट क्या थी,
उसका हेड सर्कमफेरेंस क्या था एंड इसके अलावा उसको कौन सा वैक्सीनेशन दिया गया है उसका यहाँ पे जब भी डॉक्टर उसको लगाता है तो यहाँ पे डॉक्टर मेंशन कर देते हैं सारी डिटेल्स। तो इस तरीके से भी आपको एक हॉस्पिटल से चार्ट मिला होगा, इसमें मैंडेटरी ऑप्शनल सारे ही वैक्सीनेशंस लिखे हुए हैं। तो हम तो क्योंकि हम सारे ही लगवा रहे हैं तो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है कि मुझे ज़रूरत नहीं है कि कौन सा ऑप्शनल है या कौन सा मैंडेटरी है, बट आपके लिए मैं अगर आपको चाहिए तो या तो मैं इसकी फ़ोटो या अगर मुझे गूगल पे इमेज मिल जाएगी तो वो इमेज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि इमेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक मेंशन करती हूँ, इसमें एक वैक्सीनेशन है ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस। तो ये हमको डॉक्टर ने मना किया है बिकॉज उन्होंने बोला है कि यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इसमें मेंशन भी है कि दिस इज़ फॉर एंडेमिक एरिया, ये मच्छर से होने वाला बुखार है बेसिकली। तो अगर हम किसी ऐसी जगह जाएंगे, जनरली उन्हें पूछा हमसे कि क्या आप ईस्ट यूपी तो नहीं जा रहे हो, तो वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो या वहाँ पर अगर आप रहते हैं तो शायद आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अपने डॉक्टर से आप चेक कर सकते हैं कि ऑप्शनल में भी कुछ ऐसे होते हैं जो आपके एरिया स्पेसिफिक होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपके चार्ट में है वो सारे ही आपके बच्चे पे एप्लीकेबल है, बिकॉज ये चार्ट तो काइंड ऑफ पूरे इंडिया के बच्चों के लिए बना हुआ है। एक और चीज़ मैंडेटरी में वो है पोलियो ड्रॉप्स। तो वैसे तो जब भी आप बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट में, हमेशा बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई ही जाती है। बट आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए, वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं होता है। तो जब भी पोलियो के कैंप जो लगते हैं आपके घर के आसपास लगते ही होंगे आई एम श्योर, या अगर आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है तो आप ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि आप डॉक्टर से पोलियो ड्रॉप्स के लिए भी बोलिए कि वो पोलियो ड्रॉप्स भी उसको ज़रूर पिलाएं। ना एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, विच इज़ कि जब भी आप कहीं भी ट्रिप पर जाएं या कहीं भी अपने जहाँ पर आप रहते हैं उससे बाहर जाएं, तो उससे पहले चाहे आप कंट्री के अंदर ही कहीं जा रहे हैं या आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, ये ज़रूर इंश्योर कीजिए कि उस जगह पे जाने के लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीनेशन तो रिकमेंडेड नहीं है। जैसे मैंने कभी मेंशन किया जापानीज एन्सेफेलाइटिस, तो ये हमारे यहाँ पे तो बच्चों को रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर ये बुखार काफ़ी कॉमन है तो उस केस में आपको वो वैक्सीनेशन लगवा के जाना चाहिए बच्चे को। या फिर अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो काफ़ी जगह पे वीज़ा जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे आपको मिल भी जाएगा कि इस कंट्री में जाने के लिए आपको ये वैक्सीनेशन मैंडेटरी है। तो आप जब भी बाहर जाएं, खुद बाहर जाएं या बच्चे को बाहर लेकर जाएं, तो ये ज़रूर अपने डॉक्टर से चेक कर लीजिए कि उस एरिया पे जाने के लिए, चाहे वो हिली एरिया हो, चाहे वो दूसरी कंट्री हो, चाहे वो कोई बीची एरिया हो, कि कोई स्पेसिफिक वैक्सीनेशन की ज़रूरत तो नहीं है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे का फ्लू का अगर ड्यू है वैक्सीनेशन, जो कि फ्लू एक्चुअली हर साल लगता है, तो अगर वो ड्यू है तो उसको भी ज़रूर लगवा के जाएं ना। लास्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चे को वैक्सीनेशन लगने के बाद आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं जल्दी रिकवर करने में। तो देखो उसमें 2-3 ही चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा आप बच्चे को कुछ हेल्प कर नहीं सकते हैं उसमें। एक्चुअली वैक्सीनेशन के बाद बुखार आना इज़ अ गुड साइन, उससे पता लगता है कि बच्चे की जो बॉडी है वो इम्यूनिटी बिल्ड कर रही है क्योंकि वो बुखार से रिकवर कर गई है। तो उसके लिए जो डॉक्टर ने हमें 2-3 चीज़ें बताई थी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला तो बच्चे का जो भी अगर उसको फीवर आता है तो आप उसको हमको डॉक्टर ने आईमोल या क्रोसिन भी आती है बच्चों की, वो आप अपने डॉक्टर से ही बात करके लें कि आपके बच्चे को कौन सी फीवर की ड्रॉप्स देनी है। तो आपके बच्चे की एज और वेट के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको बताएंगे कि आप उस दवाई की कितनी डोज अपने बच्चे को दें और कितने फीवर पे दें। जनरली 99 to 100 के बीच में अगर फीवर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे। तो आप जब भी वैक्सीनेशन के लिए जाएं, आप डॉक्टर से हमेशा चेक करें कि इस वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को फीवर आएगा क्या, कितने फीवर पे आपको दवाई देनी है, कौन सी दवाई देनी है और कितने ml देनी है। सेकेंड चीज़ आती है जो बेसिकली जहाँ पे भी जनरली बच्चों की लेग्स में लगते हैं, थाइज में लगते हैं वैक्सीनेशन, तो बच्चे की थाइज क्या होती है, थोड़ी स्वेल हो जाती है। तो उस केस में डॉक्टर ये बोलते हैं कि आप बच्चे को आइस पैक से सिकाई कर सकते हैं। तो आइस पैक से सिकाई करने के लिए अगर समर्स हैं तो आप लाइक कॉटन के हैंकी में या जो टावल वाले हैंकी होते हैं उसमें आइस क्यूब को रख के बच्चे की सिकाई कर सकते हैं। अगर ठंड है तो भी एक्चुअली आप तो भी आपको गर्म से सिकाई नहीं करनी है, तो भी आप आइस से सिकाई कर सकते हैं, बट बहुत लाइक जस्ट आपने टच किया हटा लिया और मेक श्योर कीजिए कि बच्चे के जो कपड़े हैं वो उससे गीले ना हो, क्योंकि सर्दी में ठंड लगने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट सर्दी हो गर्मी हो, आप उसकी अगर बच्चे को सिकाई करनी है, बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप आइस से ही सिकाई कीजिए। इसके अलावा मैं ये कोशिश करती थी कि हम लोग जब भी दर्ज को वैक्सीनेशन लगवाएं तो वो मॉर्निंग में लगवाएं, ताकि वो, क्योंकि जिस दिन वैक्सीनेशन लगता है उस दिन बच्चा बहुत परेशान सा तो रहता ही है, तो मॉर्निंग और जो नाइट लाइक 24 आवर में वो उससे रिकवर कर जाए। बट जनरली 1 to 2 डेज में बच्चे रिकवर कर जाते हैं।
फर्स्ट डे थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है, तो बच्चे की जैसे अगर लेग जो वो स्वेल हो गई है तो बच्चे उसको मूव भी नहीं कर पाते हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि बच्चे को थोड़ा सा मूवमेंट कम कराएं, बच्चे को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उन चीज़ों में उसको एंगेज करें, मतलब बच्चे को बेसिकली उस दर्द से थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। इसके अलावा ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें। बट हाँ, आप जब भी वैक्सीनेशन के लिए जाए डॉक्टर से आप ज़रूर पूछिए कि इस वैक्सीनेशन के बाद आप बच्चे को क्या कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई नो कि थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट था काफ़ी सभी पेरेंट्स के लिए, और सभी को वैक्सीनेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपके वो सारे क्वेश्चंस आंसर हुए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका और है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकन है, उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इस टाइप के जितने भी वीडियोज़ हम लेकर आएँ उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड मॉमी।